वक्फ बिल जो पास हुआ है लोकसभा में, उसमें बहुत से संशोधन हुए और उसमें बड़ा रोल नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी का भी है। नीतीश और नायडू का भी असर नए बिल पर पड़ रहा है। क्या बदलाव हुए, हम इस बहस के बीच बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। जो बदलाव हो गए हैं वो जानने बहुत जरूरी है। पहले वक्फ बिल और कल जो वक्फ बिल पेश हुआ है उसमें अंतर है। दरअसल सरकार ने मूल ड्राफ्ट में 14 बदलावों के बाद इसे पेश किया। इनमें ज्यादातर सुझाव नायडू और नीतीश की पार्टी से थे, जिसके बाद टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन का फैसला किया। देखिए पहला क्या बड़ी चीज, जो पहला बदलाव हुआ, यह कानून रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। मतलब अब जब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर थी, कानून लागू होने के बाद भी वक्फ बाय यूजर रहेगी। अब यह वक्फ बाय यूजर क्या होता है? बशर्ते वक्फ की उस प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद ना हो। शर्त यह भी है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी सरकारी नहीं होनी चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी जो अब तक वक्फ की थी वो सरकारी ना हो। अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या चैरिटी में इस्तेमाल होती थी तो बिना औपचारिक दस्तावेज के भी उसे वक्फ माना जाता था। जैसे मस्जिदें और वक्फ प्रॉपर्टी, ओवैसी जो बार बार कह रहे हैं मस्जिदें छिन जाएंगी, बाकी प्रॉपर्टी छिन जाएंगी, ये जो बदलाव है ये उस पर काम करेगा। भले ही उस प्रॉपर्टी का वक्फनामा ना हो, दस्तावेज ना हो, मतलब भले ही उनके पास वैध दस्तावेज ना हो, इसे वक्फ बाय यूजर प्रावधान कहा जाता था। यानी जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है और दस्तावेज नहीं है, अगर उसका कोई विवाद नहीं है और विवाद चल नहीं रहा है, वो सरकार की नहीं है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बड़ी चीज ये। दूसरा, वक्फ प्रॉपर्टी अब जिला कलेक्टर तय नहीं करेंगे। पहले यह अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया था, इस पर भी बवाल था। कलेक्टर को तय करना था कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। दिसंबर में बिल आने से पहले यह काम सर्वे कमिश्नर के पास था, लेकिन कल संसद में जो बिल पेश हुआ उसमें बड़ा बदलाव किया गया। अब राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी इस काम को पूरा करेगा, कलेक्टर नहीं। मुस्लिमों को डर था कि डीएम की वजह से सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा, इससे वक्फ कानून में राज्य सरकार की भूमिका प्रभावी हो गई। तीसरा, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा हटा दी गई है। बिल के मूल ड्राफ्ट में इसके लिए 6 महीने की सीमा रखी गई थी, जिसके अंदर सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना था। नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन बढ़ा सकता है। तीसरा, इसके लिए केयर टेकर को ट्रिब्यूनल के सामने इसकी उचित वजह बतानी होगी। चौथी बड़ी चीज, वक्फ ट्रिब्यूनल में अब एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट भी होगा। मूल बिल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट का कोई प्रावधान नहीं था। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में जिला जज को चेयरपर्सन बनाया गया था, उनके साथ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को रखा गया था। पांचवा, वक्फ बिल में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मूल ड्राफ्ट में सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को रखा गया था। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिमों का प्रावधान था। नए बिल में भी 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन इसकी संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है अगर पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हो। मतलब पदेन सदस्य के धर्म से कोई लेना देना अब नहीं होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं उस पर। सबसे पहले सुनिए जरा किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, मंत्री जिन्होंने खुद इस बिल को सदन में रखा था। 2013 में दूसरा प्रावधान जो चेंज किया था उसको हम लोगों ने क्या बदलाव किया है वो आप भी हमारा समर्थन करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये तो आप जानते ही है, इसको कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका एक टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई प्रूफ तो चाहिए। अगर वक्फ बाय यूजर के नाम में अगर हम वर्बली कह देंगे कि इतने साल पहले 500 साल पहले हमारा बाप दादा या फलाना फलाना ने ऐसा किया था, ये जमीन ये हमारा वक्फ जमीन है, तो ठीक आप क्लेम कीजिए, मगर कुछ तो दिखाना पड़ेगा सर, कुछ डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। तो वक्फ बाय यूजर ये जो हमने ऐसे आप आर्बिट्री नहीं कर सकता है। साथ साथ सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। संख्या बल के आधार के ऊपर इन्होंने सब कुछ रगड़ दिया है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, ये काले दिन के रूप में याद रखा जाए, कोर्ट जाएंगे। विपक्ष ने जो गुमराह करने की कोशिश की थी उसको गृह मंत्री जी ने अपने भाषण से पूरी तरह बुलडोज कर दिया। विपक्ष को साफ बता दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से 1 इंच भी जमीन वक्फ की छीनी नहीं जाएगी। सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। ये ठोड से मतलब जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये बिल सरकार ने जीत लिया है और ये बिल मुसलमानों के फायदे का है। गरीब मुसलमानों को न्याय देने के लिए बिल लाया गया है और ये बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा। सुबह शाम सोते जागते उठते बढ़ते सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष देती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं?
लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस जो सिद्धांत है, उस पर कायम रहेगा। कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती। भाई बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरा समर्पण जहां समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। और एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच कि नीतीश की पार्टी ने बिल का समर्थन किया तो पार्टी में बगावत हो गई है। पार्टी के मुस्लिम नेता नीतीश के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कुछ नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है क्योंकि नीतीश की जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। वक्फ बिल पर नीतीश की पार्टी ने उसका समर्थन किया। पार्टी के अंदर घमासान और खींचतान मच गई है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। सीनियर मुस्लिम नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। कासिम अंसारी मोतिहारी इलाके के बड़े मुस्लिम नेता हैं। वो ढाका इलाके से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कासिम ने जेडीयू में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कासिम अंसारी ने नीतीश को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया है। लिखा है, हम जैसे लाखों मुस्लिमों का आप पर अटूट विश्वास था। हम आपको सेक्युलर विचारधारा का ध्वजवाहक मानते रहे, लेकिन अब हमारा यकीन टूट गया है। वक्फ पर आपके स्टैंड से मुस्लिमों को गहरा आघात लगा है, लेकिन इसका एहसास ना आपको है ना पार्टी को। इसलिए मैं पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देता हूं। इसके अलावा जेडीयू के कई मुस्लिम एमएलसी भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी भड़क उठे हैं। गुलाम रसूल ने कहा, कम्युनल और सेक्युलर में अंतर नहीं रहा है। वक्फ बिल पर नीतीश जी से कई बार मांग की गई, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और बिल का समर्थन किया है। अब बिल के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। 3 दिन पहले जेडीयू के एमएलसी गौस लालू राबड़ी से मिलने गए थे, तब इसे ईद की बधाई देने के बहाने मुलाकात बताया गया, लेकिन चर्चा है कि वो भी नीतीश और जेडीयू से नाराज है और चुनाव से पहले नीतीश को छोड़ आरजेडी में जा सकते हैं। आइए सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। जो अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं, और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। वक्त की संपत्ति का कब्जा किसने दिलवाया? मैं नेताओं का नाम बताऊंगा ना तो मिर्ची लग जाएगी। जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्यों नहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी? क्यों नहीं नए मदरसे बन रहे थे? आपकी भूमिका क्या थी? यह भी महत्वपूर्ण है। आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे हिंदुओं का मठ मंदिर हो या वक्फ की संपत्ति हो, इसकी सुरक्षा हर कीमत पर होगी, तब पुरखों का आत्मिक शांति मिलेगा। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी भी नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं?